Hello everyone. Today we will discuss Indian business environment and entrepreneurship. आज हम भारतीय व्यावसायिक पर्यावरण एवं उद्यमिता को अंडरस्टूड करेंगे। देखिए, भारतीय व्यावसायिक परिदृश्य की विवेचना करते समय हमें भारतीय आर्थिक नीति के सभी पहलुओं की ओर ध्यान देना होगा। आर्थिक नीति का मतलब होता है देश की अर्थव्यवस्था के सिलसिले में राज्य का आचरण। अर्थव्यवस्था की ओर राज्य की जो धारणा होती है दो प्रकार की हो सकती है और ये दो छोर पर है। जैसे पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, जिसे लेजिस फेयर मतलब अकेला छोड़ दो, लीव अलोन कहा जाता है, और दूसरी होती है इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी, हस्तक्षेप की नीति, जैसा नियोजित अर्थव्यवस्था में होता है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय ब्रिटिश शासन के अधीन था हमारा भारत। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। इसने हमारी उन्नत अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक, पिछड़ी, गतिहीन, शोषित अर्थव्यवस्था में चेंज कर दिया। इसलिए आरसी दत्त ने कहा है कि वैसे अगर हम देखें तो भारत एक निर्धन देश नहीं है। ब्रिटिश शासन को धन्यवाद दें कि ये निर्धन व्यक्तियों का देश बन गया है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ब्रिटिश शासन के कुछ लाभदायक परिणाम भी निकले हैं। जैसे एक नई सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक एकीकरण, पर्यावरण के साधनों का विकास और कुछ उद्योग का विकास भी हुआ है। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारत ने आर्थिक विकास की ओर ध्यान दिया। पिछले जो स्टार्टिंग के कुछ वर्ष थे देश के विभाजन में समस्याओं के समाधान में निकल गए, लेकिन जल्दी योजनाबद्ध विकास की नीति को अपनाया गया। अप्रैल 1951 में 5 ईयर प्लान जो फर्स्ट था उसको शुरू किया गया। भारत ने जिस आर्थिक पर्यावरण में आयोजित आर्थिक विकास का कार्यक्रम शुरू किया उसे इनवार्ड लुकिंग मतलब अंतर्मुखी और इंटरवेंशनिस्ट मतलब हस्तक्षेपकारी कहा जाता है। इस प्रोग्राम को अंतर्मुखी इस वे में कहा जाता है कि आयात के स्थान पर घरेलू उद्योग का विकास किया गया। इन घरेलू उद्योग को जनरली ऊंची टैरिफ के माध्यम से संरक्षण प्रदान किया गया तथा सब्सिडी और अनुकूल करों के द्वारा मदद की गई। विनिमय की दर को स्थिर रखा गया। सामान्यतः इसकी जो कीमत थी ऊंची रखी गई। जब स्वतंत्र बाजार में निर्धारित विनिमय दर से स्थिर विनिमय दर को ऊंचा रखा जाता है, निर्यात कीमत अधिक हो जाती है और आयात कीमत कम हो जाती है। इससे जो निर्यात होता है हतोत्साहित होता है तथा आयात को बढ़ावा मिलता है। इससे विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि निर्यात की तुलना में आयात अधिक होता है। विदेशी विनिमय की अधिक मांग के कारण आयात पर अनेक रेस्ट्रिक्शन और विनिमय पर नियंत्रण लाने की जरूरत पड़ जाती है। भारत में इसके लिए आयात लाइसेंस और कोटा की व्यवस्था की गई जो सरकारी अफसरों द्वारा किए जाते थे। इसे ही हम लाइसेंस परमिट राज कहते हैं। तो इस प्रकार व्यावसायिक पर्यावरण के सृजन के साथ ही एक और दिशा में विकास ने इस पर्यावरण को निजी उद्यमों को ठीक तरह से पनपने नहीं दिया। योजनाकरण के जो प्रथम 4 दशक में भारत में औद्योगिक वृद्धि की दर अनेक विकासशील देशों की तुलना में काफ़ी कम रही। इसका कारण ये नहीं है कि उद्योगों के विकास पर कम ध्यान दिया गया। कारण था जो औद्योगिक नीति थी वही गलत थी। रूस के आयोजित विकास से प्रभावित होकर भारत ने भी केंद्रीय योजना द्वारा आर्थिक विकास की रणनीति को अपनाया। इस रणनीति में राज्यों को प्रमुखता दी गई। 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अर्थव्यवस्था को समाजवादी दिशा प्रदान करते हुए उद्योग को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी वो थी जिसमें उद्योग को रखा गया जिनका भावी विकास केवल राज्य द्वारा होना था।
सेकंड कैटेगरी में ऐसी इंडस्ट्रीज रखी गई जो क्रमशः राज्यों के स्वामित्व में चले जाएंगे और इस भविष्य में इनमें नए कारखानों की स्थापना राज्य द्वारा ही की जाएगी और इस कैटेगरी के उद्योगों में निजी क्षेत्र की भूमिका पूरक रूप में होगी। बाकी जो बचे उद्योग को तो उसको थर्ड कैटेगरी में रखा गया। ये उद्योग मुख्य रूप से उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग थे। इनमें निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन इन्हें भी राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक नीति के ढांचे के अंतर्गत ही रहना था और इन पर भी औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 तथा अन्य संगत कानूनों का नियंत्रण तथा नियमन रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार चिंता की बात नहीं है। परेशानी इस बात की है कि अधिकांश लोग उद्यमों को घाटा हो रहा है, फलतः उन्हें सब्सिडी देनी होती है। भारत सरकार विदेश नीति के प्रति सतर्कतापूर्ण विचार रखती थी, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनी को देश के अंदर कंपनी एस्टेब्लिश करने की आज्ञा नहीं थी। प्रत्येक अगली योजना में निवेश की मात्रा बढ़ती गई और इसका वित्त प्रबंध मुख्य रूप से घरेलू बचत के द्वारा ही हुआ तथा घरेलू बचत एवं निवेश के अंतर को विदेशों से ऋण लेकर पूरा किया गया। ऐसे में ऋण जो था वो रियायती ब्याज पर मिले, बट 1980 के दशक से इस स्रोत के सूख जाने के बाद व्यापारिक ऋण लिए गए जो अल्पकाल के लिए होते थे और जिन पर ब्याज भी अधिक दर पर देना होता था। इससे ऋण सेवा का भार बढ़ने लगा। इस प्रकार भारतीय व्यावसायिक पर्यावरण धीरे धीरे निजी क्षेत्र के विकास के लिए कम अनुकूल होता गया। प्रतिस्पर्धा के अभाव तथा अत्यंत सरकारी नियंत्रण एवं सार्वजनिक क्षेत्र के गैर परंपरावादी क्षेत्रों के विस्तार के कारण लोक उद्योग सक्षम नहीं रह गए। 1980 के दशक में पब्लिक एक्सपेंडिचर में अत्यधिक ग्रोथ हुई, किंतु जो पब्लिक रेवेन्यू था उसमें उस अनुरूप वृद्धि नहीं हो सकी, जिसके कारण भारत सरकार तथा राज्य सरकार को राजस्व का घाटा, राजकोषीय घाटा भी काफ़ी बढ़ गया। इससे लोक निवेश की वित्त व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्रोत अर्थात सार्वजनिक बचत सूख गया। सरकार ऋण लेकर चालू व्यय का वित्त प्रबंधन करने लगी। धीरे धीरे 1980 के दशक के अंत की ओर आर्थिक पर्यावरण आर्थिक विकास के अनुकूल नहीं रह पाया। प्रथम 4 दशकों के नियोजन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का जो चित्र सामने आता है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। लगातार एवं बढ़ता हुआ राजस्व एवं बढ़ता हुआ घाटा, मुद्रास्फीति की जो दर थी वो ऊंची थी, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, भुगतान संतुलन की जो स्थिति थी वो भी बिगड़ गई, भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया, देश को ऋण जाल की ओर धकेलता हुआ आंतरिक और विदेशी ऋण का तेजी से बढ़ता भार, सार्वजनिक उद्यमों का बढ़ता हुआ घाटा। तो देखिए, ऐसे प्रतिकूल व्यावसायिक परिदृश्य को आर्थिक विकास के अनुकूल बनाने के लिए जुलाई 1991 से भारत सरकार ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार संबंधी स्टेप फॉलो किए। देखिए, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि 1950 के दशक से भारत में केंद्रीय योजना पर आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो परिदृश्य था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रों को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर और भारी उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व रहे, निजी क्षेत्र की भूमिका समर्थन देने तक ही सीमित थी। 1990 तक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का हिस्सा सभी भारतीय कंपनियों की जो टोटल पेड अप कैपिटल का 75% हो गया था। 1991 में आर्थिक सुधारों की श्रृंखला शुरू करने के पहले सरकार ने लाइसेंस लेकर ही उद्योग की नई इकाइयों की स्थापना हो सकती थी। ये जो मौजूदा इकाइयाँ हैं उनको हम बढ़ा सकते थे। ऐसे अत्यधिक नियंत्रित एवं संरक्षित व्यावसायिक परिदृश्य में विकास की गति केवल धीमी नहीं पड़ गई, बल्कि जो फ्यूचर में विकास होना था वो भी रुक गया। इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी के कारण प्रतिस्पर्धा हतोत्साहित हुई। बाह्य क्षेत्र में भारत ने आत्मनिर्भरता की पॉलिसी फॉलो की। 1991 के जुलाई में भुगतान से इसका संकट आ खड़ा हुआ।
भारतीय विदेशी विनियोग का भंडारण केवल 2 सप्ताह के आयात के बराबर ही था। ऐसे ही भीषण आर्थिक परिस्थिति में जुलाई 1991 में जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने आर्थिक सुधारों को एक पैकेज की घोषणा की, जिसमें उन्होंने आर्थिक उदारवाद, भूमंडलीकरण, निजीकरण, मतलब इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ निम्न ठोस कदम उठाए। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के लिए वर्ल्ड लेवल पर प्रतिस्पर्धा और कार्यकुशलता का स्थापित करना था। निवेश की उत्पादकता को बढ़ाना था। सार्वजनिक निवेश क्षेत्र का तेजी से आधुनिकीकरण करना था। जुलाई 1991 को औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। विदेशी व्यापार नीति में अनेक सुधार किए गए। विदेशी निवेश के संबंध में नई नीति की घोषणा की गई। पूंजी बाजारों में सुधार किए गए। विदेशी विनिमय दर को उदार बनाया गया। बैंकिंग क्षेत्र और बीमा सेक्टर में काफ़ी सुधार हुआ। साथ ही जो कर प्रणाली थी उसमें भी सुधार हुए। तो इस प्रकार हम देखें तो व्यावसायिक परिदृश्य को आर्थिक विकास के अनुकूल बनाने के लिए प्रयास किए गए। विदेशी व्यापार के क्षेत्र में ऐसे सुधार लाए गए ताकि निर्यात को बढ़ावा मिले। विदेशी व्यापार से नियंत्रण को घटाया गया। विदेशी व्यापार पर लगे मात्रात्मक नियंत्रण के स्थान पर मौद्रिक नियंत्रण लागू किए गए। विदेशी निवेश के संबंध में नई नीति की घोषणा की गई। विदेशी इक्विटी को प्राथमिकता वाले उद्योगों में 40% से बढ़ाकर 51% कर दिया गया। विदेशी विनिमय नीति को उदार बनाया गया। 1994 में चालू खाते को परिवर्तनीय बना दिया गया। मौद्रिक एवं पूंजी बाजार में सुधार लाकर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने की कोशिश की गई। बैंकिंग सेक्टर में जो सुधार किए गए। बीमा क्षेत्र को क्रमशः नियमन से बाहर रखा गया। सीमा शुल्क की दर को क्रमशः घटाया गया ताकि जो हमारे भारतीय उद्योग हैं उनको संरक्षण की चार दीवारी से बाहर लाया गया। तो इस तरह हम देखें तो भारतीय व्यावसायिक परिदृश्य को स्पर्धात्मक बनाने की पूरी कोशिश की गई। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।